नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थात फिजिक्स के अंतर्गत फिजिक्स की अगली क्लास में आप पढ़ोगे हमसे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो इसके पहले वाली कक्षाओं में आपने देखा कि दो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करता था और दो विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण का बल कार्य करता था। लेकिन एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगाता था और दूसरा आवेश पहले पर कितना बल लगाएगा, इन सब बातों के बारे में आप कूलाम के नियम के अंतर्गत पढ़ोगे कि कूलाम का नियम आपको बताएगा कि दो आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, उसका परिमाण क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी। इन सब बातों को जानने के लिए हमको कूलाम का नियम पढ़ना होगा। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए दो स्थिर आवेशों के बीच, यदि मान लीजिए कोई दो रेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है और क्या है, रेस्ट चार्ज है, अर्थात ये कोई कण ए है, मान लीजिए इस पर प्लस Q1 आवेश है। ये कोई कण क्या है, ए है, इस पर जो आवेश है मान लीजिए Q1 है। ये कोई दूसरा कण B है, इस पर प्लस Q2 आवेश है। दोनों कणों को मिलाने वाली मान लीजिए कोई काल्पनिक रेखा है और दोनों कणों के बीच की दूरी A से B तक की जो दूरी है या आवेश Q1 से Q2 की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो दो कोई आवेश है, पहला आवेश क्या है, पहला आवेश प्लस Q1 है, दूसरा आवेश क्या है, प्लस Q2 है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर, दरअसल जो कूलाम का नियम है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच के लिए है, गतिमान आवेशों के लिए नहीं है, दो स्थिर आवेशों के लिए है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दरअसल दो चार्जों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। सजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और अगर विजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, या दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F आवेशों के गुणनफल के Q1 और Q2 के गुणनफल के ये अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। तो ये भाषा आप लिख सकते हो कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हम क्या मान लें, समीकरण 2 मान लें। अब इस प्रकार से अगर दोनों समीकरणों को आपस में कंबाइंड करेंगे तो यह कॉमन संख्या है, इसको एक बार लिखा जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों में लगा है, इसको एक बार। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नॉमिनेटर की नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, मतलब अंश की अंश से गुणा होगी, हर की हर से। जैसे इसके नीचे हम लाइन खींच कर एक मान लें तो इसका अंश Q1 Q2 हो गया, इसकी एक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और r²1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, r²। इस प्रकार से हम कूलाम के नियम की उपपत्ति करेंगे। तो इसकी आप लोग भाषा लिख लेना, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर ये अनुक्रमानुपाती को हम बराबर में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो कोई नियतांक लगाना पड़ेगा। ये नियतांक क्या लगाएंगे, 1/4πε0 के। कौन सा नियतांक लगाएंगे, थोड़ा बड़ा है नियतांक। जब अनुक्रमानुपाती बराबर में टूटता है तो कोई कांस्टेंट या नियतांक लगाया जाता है। यहाँ पर हम नियतांक क्या लगाएंगे, 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए ये क्या के जो है इसमें, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। दोनों आवेशों के बीच कौन सा माध्यम प्रेजेंट है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पर समझ लेना, सीधे लिख रहे हैं
निर्वात तथा वायु के लिए, निर्वात तथा वायु के लिए ये जो के होता है, के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो निर्वात तथा वायु के लिए के बराबर 1 होता है। इस प्रकार से आपको यह बराबर क्या प्राप्त होगा, तो यह बराबर प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये स्लाइड आप लोग लिख लेना, तो इसको लिख लेना स्लाइड पर, यहाँ पर हम फिर रब कर रहे हैं। देखिए इसमें लिख लेना, यानी यह बराबर तुमको फार्मूला क्या प्राप्त हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र है। और बल किसी भी प्रकार का मात्रक क्या लगाओगे, न्यूटन लगाओगे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आगे लिख लेना, जहां के जो है वो दोनों आवेशों के बीच के, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ बोथ चार्ज बिटवीन बोथ चार्ज। तो इसके बाद देखिए, निर्वात तथा वायु के लिए, निर्वात तथा वायु के लिए के बराबर क्या होता है, 1 होता है। अन्य माध्यमों के लिए, अदर मीडियम के लिए, अन्य माध्यमों के लिए के का मान 1 से अधिक ही होता है। के का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। अन्य माध्यम, जैसे मान लीजिए 2 आवेश है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है, Q2 है। इनके बीच निर्वात या वायु है। उस स्थिति में जो इनके बीच बल लगेगा, उसके लिए हम के की वैल्यू क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम प्रेजेंट है वो या तो निर्वात हो या क्या हो, या वायु हो। उस कंडीशन में दोनों माध्यमों के बीच का परावैद्युतांक के बराबर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन कल्पना कीजिए यदि दोनों आवेशों के बीच के माध्यम के स्थान पर निर्वात या वायु ना होकर के यहाँ पर हम कांच का गुटका लाकर रख दें, माइका लाकर रख दें, तो माध्यम का परावैद्युतांक जो होगा वो क्या होगा, 1 से अधिक होगा। अर्थात अन्य माध्यमों के लिए के का मान जो होता है 1 से क्या होता है, अधिक होता है। और धातुओं के लिए खास करके ये बात बहुत दिमाग में गहराई तक ले जाना, धातुओं के लिए जो के की वैल्यू होती है, ये क्या होती है, के की वैल्यू अनंत होती है। धातुओं के लिए के की वैल्यू अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। अब यहां से के की वैल्यू के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। ये स्लाइड आप लोग अपनी कॉपी में उतार लेना, हम यहाँ रख कर रहे हैं। जैसे इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए, किसी माध्यम का परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात के हो सकता है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। एक वैल्यू दे देगा के बराबर 0.8, क्या होगा, के बराबर 0.8, ये ऑप्शन तुम्हारा ए है। बी ऑप्शन देख लीजिए, के दे दिया -11। सी ऑप्शन के इज इक्वल टू 22। और डी ऑप्शन दे दिया के इज इक्वल टू 5/8। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, किसी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, तो क्या हो सकता है, हमने आपको अभी जस्ट पीछे बताया कि सबसे कम जो के का मान होता है वो निर्वात तथा वायु के लिए होता है। अन्य माध्यमों के लिए के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। अन्य माध्यमों के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1।
तो ये वाली जो संख्या है ये 1 से छोटी है, माइनस की प्रत्येक संख्या 1 से छोटी है। ये फ्रैक्शनल नंबर है लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और नॉमिनेटर क्या है, छोटा है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, k इज इक्वल टू 22, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। k का सबसे कम जो मान होता है वो निर्वात तथा वायु के लिए होता है। अन्य माध्यमों के लिए k का मान बहुत अधिक होता है और धातुओं के लिए k का मान जो होता है वो अनंत होता है। अब इसके बाद आएंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताएंगे आपको। आगे लिख लेना, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता है या एक कांस्टेंट है निर्वात। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखिए कितनी होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यूनिट होगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हालांकि यूनिट आपको अभी बताई जाएगी, तब तक के लिए आप ध्यान रखना इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 या 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद अब हम आपको बताएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। इस पूरे कांस्टेंट का, इसमें k का मान निर्वात तथा वायु के लिए हमने पहले आपको k की वैल्यू बता दी है कि 1 होती है। शेष क्या बचा है, कांस्टेंट शेष बचा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मान जो होता है कितना होता है, 9 × 10⁹, मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आइए इसके बाद इसका हम मात्रक निकालेंगे, कैसे निकलता है, और इसकी डायमेंशन अर्थात विमा क्या होती है। तो अगली हेडिंग आप लोग डाल लोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा। अगली हेडिंग डाल लोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा। देखिए F बराबर अभी पीछे पढ़ा था, दो आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कूलाम के नियम के अनुसार कितना फोर्स लगता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखिए पुनः हमने आपको बताया है, बार बार बताया है, निर्वात तथा वायु के लिए K बराबर 1, निर्वात तथा वायु के लिए K बराबर 1, तो F बराबर क्या होगा, तो F बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस प्रकार से अगर यहाँ से हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल करें तो ये अपान का नंबर जो R स्क्वायर है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई का नंबर Q1 Q2 है ये बराबर में जब आएगा तो अपान में आएगा। तो यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर करेंगे तो क्या बनेगा, FR स्क्वायर, और एक Q1 Q2 कहाँ जाएगा, Q1 Q2 इधर अपान में आएगा तो अपान में क्या हो जाएगा, Q1 Q2। अब यहीं से लिख लेना 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या बन रहा है, मात्रक देखिए फार्मूले के अनुसार F का मात्रक क्या होगा, F क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल किसी भी प्रकार का हो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इंटू R क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, तो ये क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा मीटर। इनके पद्धति में स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहाँ पर बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 चार्ज है, चार्ज का मात्रक क्या होगा, कूलाम, दूसरा Q2 भी चार्ज है, इसका भी मात्रक क्या होगा, कूलाम, तो अपान में कूलाम की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। इस प्रकार से 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहीं पर डायमेंशन देख लीजिए, देखिए डायमेंशन न्यूटन फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन यानी बल की डायमेंशन क्या होती है, mL/T⁻⁻², mL/T⁻⁻² इंटू मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या होगी L स्क्वायर
एल लेंथ स्क्वायर एल स्क्वायर, कूलाम क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई की ए समय की क्या हो जाएगी टी, दो इस पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। दरअसल क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी, तो क्यू की डायमेंशन आई की डायमेंशन, आई करंट है, करंट का रिप्रेजेंटेशन ए से करते हैं, और टी समय है, समय का रिप्रेजेंटेशन टी से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मास की लिखेंगे डायमेंशन, फिर टी ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितना हो जाएगा, टी की पावर 2 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो समान साइन होने के कारण पावरें जो होंगी ऐड हो जाएंगी, टी की पावर -4 हो जाएगा। एल की पावर क्या है 2 है, और ए ऊपर एल की पावर 2 एल की पावर 1 कितना हो जाएगा, एल की पावर 3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसकी डायमेंशन निकल आई। किसकी ये डायमेंशन निकली है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तथा इसकी जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, यम टी की पावर -4 एल की पावर 3 ए की पावर -2। इसके बाद हम इसकी वैल्यू देखेंगे क्या होती है। अच्छा, अभी जस्ट हमने पीछे आपको बताया है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। तो यह जानने के लिए पहले हम थोड़ा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लेंगे क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी तुमको पीछे बताया है कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। यूनिट क्या बताइए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये इसकी वैल्यू होती है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट होता है, इसकी अगर वैल्यू हम निकालें तो देखिए 1/4 की वैल्यू 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम डाल देंगे 8.85 × 10⁻12, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 10⁻12, और ये वाली यूनिट लगा लेंगे। अब देखिए अगली हेडिंग आप लोग डाल लोगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा, डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हेडिंग डाल लिया होगा आप लोगों ने, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा। देखिए क्या होती है, फिर वही फार्मूला लेकर चलेंगे कूलम के नियम का जो हमको प्राप्त हुआ है। दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम का नियम है, और इनके अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू, और निर्वात तथा वायु के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए दोनों चार्जों के बीच जो प्रेजेंट माध्यम है वो निर्वात या वायु है, तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमको डायमेंशन और यूनिट एप्सिलॉन नॉट की चाहिए, तो हम फिर वही उसी प्रकार से फार्मूला बनाएंगे। देखिए जैसे हम इसको लिख लें 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा FR स्क्वायर, अपान में क्या आ जाएगा इधर Q1 Q2। दोनों साइडों को अगर पलट दिया जाए, इसमें देख ध्यान देना, ये 1/4 कांस्टेंट है, नियतांकों का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिए, 1/एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचा FR स्क्वायर अपान Q1 Q2। दोनों का रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो 1/एप्सिलॉन नॉट का जो उल्टा होगा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर। यहां से देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा ये कितनी होगी, तो देखिए Q1 का मात्रक क्या होगा, पहले तो इसका हम मात्रक निकालते हैं फिर उसी से विमा निकालते हैं। Q1 का मात्रक कूलम होगा, चार्ज है, Q2 का भी मात्रक कूलम होगा, चार्ज है, तो कूलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपान F का न्यूटन होगा, F का क्या होगा न्यूटन, फोर्स है, R डिस्टेंस है, इसका क्या होगा मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक जो बनेगा क्या बनेगा कूलम स्क्वायर, और बटे को प्रति कहते हैं, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो ये तो इसका मात्रक हुआ। अगर हमको इसकी डायमेंशन निकालनी हो, क्या निकालनी हो, डायमेंशन या इसकी बीमा निकालनी हो, किसकी बीमा निकालनी हो, एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर कूलाम की बीमा अपान में न्यूटन की बीमा इंटू मीटर की बीमा। कूलाम की भी हमने आपको बताया है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है। तो आई की बीमा ए होती है, समय की टी होती है, तो क्यू की बीमा क्या होती है, ए टी। तो कूलाम की क्या हो जाएगी, ए टी, कूलाम पर स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, अपान में है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन फोर्स है इसकी होगी एम यल टी की पावर -2, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। ये बीमाएं बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती हैं। अब सबसे पहले मास, या हम ये भी इसमें कर सकते थे, जो उसकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकली थी उसका उल्टा कर लेंगे, क्योंकि उसका उल्टा ही तो मात्रक निकला है यहाँ पर। चलो देख लेते हैं इसमें, यम ऊपर जाएगा, यम की पावर -1, एल की मल्टीप्लाई करोगे एल की पावर 3 हो जाएगी, ऊपर जाएगी -3, टी ऊपर जाएगा, टी की पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2 ये प्लस की हो जाएगी, तो 2 टी की मल्टीप्लाई करोगे टी की पावर 4 हो जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें आप हमारे क्लास को देख करके कमेंट में बताना ये क्लास आपको हमारा कैसा लगा। और इसके बाद हम आप लोग तो थोड़ा अब बेसिक इसके बारे में और जान लेते हैं, कूलाम के नियम के बारे में। देखिए, बिंदु आवेश किसको कहते हैं, दरअसल कूलाम के नियम की जो परिभाषा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही है। तो जैसे ये इस कण का जो व्यास है वो 1 मिलीमीटर हो, क्या हो, 1 मिलीमीटर, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर। तो 1 मिलीमीटर की तुलना में 1 मीटर जो है ये 1000 मिलीमीटर होगा। तो किसी आवेशित कण के आकार की तुलना में यदि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी हजारों गुना हो तो इस कण को हम क्या मानेंगे, बिंदु आवेश मानेंगे। फिर दूसरी बात इसमें यह समझ लेना है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 Q2 के, मतलब इनके गुणनफलों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब क्या होता है, अगर आवेश बड़े बड़े होंगे, चार्ज जो है, जैसे मान लीजिए 2 कूलाम है, 3 कूलाम है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा। अब दूसरी कंडीशन में मान लीजिए Q1 वाला 4 कूलाम है और Q2 वाला जो है ये तुम्हारा 8 कूलाम है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो जाएगा। तो जब पहले दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल कम हो रहा था तो यहाँ पर इनके बीच में बल क्या होगा, इन दोनों आवेशों के बीच बल कम लगेगा, क्योंकि इनके परिमाणों का जो गुणनफल है वो कम है। और जब इनके परिमाणों का गुणनफल बढ़ जाएगा, यानी आवेश अगर बड़े बड़े होंगे तो इनके परिमाणों का गुणनफल भी ज्यादा होगा, तो इनके बीच लगने वाला बल भी ज्यादा होगा। इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि अगर छोटे छोटे कण हैं, आवेश छोटे छोटे आवेशित कण हैं तो उनके बीच बल कम लगेगा, और अगर बड़े बड़े आवेशित कण हैं तो इनके बीच जो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का होगा वो ज्यादा लगेगा। इसके बाद दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमणानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे दो आवेशित कण हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो ये F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, यानी दो आवेशित कणों के बीच की दूरी अगर तुम बढ़ाओगे तो उनके बीच का बल घटेगा, और दूरी घटाओगे तो बल बढ़ेगा। F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। कहने का मतलब r बढ़ेगा तो F घटेगा, r घटेगा तो F बढ़ेगा। अगर दूरी को हम दो आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 2 गुना बढ़ा दें, तो यहाँ पर जब हम 2 डालेंगे तो F देखिए कितना हो जाएगा, 1/4, तो बल जो है 1/4 गुना कम हो जाएगा। दूरी अगर 4 गुना बढ़ा दें तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो बल 16 गुना कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दूरी बढ़ाते चले जाएंगे दोनों आवेशों के बीच में तो बल घटता चला जाएगा, और दूरी अगर घटाते चले जाएंगे तो बल बढ़ता चला जाएगा। इसके भी बात समझ लेना कि यह बराबर अभी आपने पढ़ा है पीछे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। इसमें जैसे जैसे हम k का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होगा,
कम हो जाएगा, क्योंकि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/k के, बाकी चीजों को अगर कांस्टेंट मानकर हटा दिया जाए। जैसे दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच निर्वात या वायु है, तब इनके बीच बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि निर्वात तथा वायु के लिए k का मान सबसे कम होता है। लेकिन अगर इन्हीं आवेशों के बीच में ला करके हम मान लीजिए लोहा रख दें, तो लोहा क्या है, धातु है, धातु के लिए हमने बताया k का मान अनंत होता है। तो जब आप k के जगह पर अनंत डालोगे तो संख्या बटे अनंत 0 हो जाएगा, और 0 से पूरी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में दोनों आवेशों के बीच कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। या अगर हम कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कांच का गुटका लाकर रख दें, तो कांच के गुटके के लिए k का मान लीजिए अगर 81 है, तो यहाँ पर जब हम 81 डालेंगे तो टोटल जो फोर्स आ रहा होगा निर्वात या वायु वाला, वो 1/81 अर्थात 81 गुना कम हो जाएगा। तो ये बात भी आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में बताना, और अगली क्लास में आप पढ़ोगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी उपस्थित होती है। तो ये बात आपको अगली क्लास में बताई जाएगी।